नेक्स्ट टॉपिक बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये किससे डील करता है? इसका दूसरा नाम है लैपलेस लॉ भी है, इसका दूसरा नाम लैपलेस लॉ। देखो इस वायर की पूरी लेंथ L है जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है इस वायर से, ठीक है। ऐसे इसका मैं सिर्फ इतना सा एलिमेंट ले रही हूँ जो DL होएगा, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। हम जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ है इसका काम क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इंडक्शन की वैल्यू बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसके अंदर बताएगा कि कोई पॉइंट है, ये जैसे P पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे फील हो रही होगी इसको, ठीक है। उसकी वैल्यू कौन देगा, बायोट-सैवर्ट्स लॉ देगा। इतनी बात आई समझ। तो ये लॉ क्या कहता है कि वो वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर स्मॉल एलिमेंट DL ले रही हूँ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी DB होएगी स्मॉल, ठीक है। तो वो DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी एक तो DL के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोलेगा DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी I के, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में बोलेगा DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी साइन थीटा के। फोर्थ है DB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर। तो इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, DB। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, K आता है, कांस्टेंट K, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये है कौन सा रूल, बायोट-सैवर्ट्स रूल, ठीक है। कुलम्स रूल की तरह ही है। वहां पे क्या होता था, हम बोल देते थे कि जो फोर्स होएगी, ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो सबको कंबाइन करके ये वैल्यू आती है। अब ये वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी जो किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे फील हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे, वेयर, आगे लिखो वेयर K इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई। K की वैल्यू क्या निकल के आती है, μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो K की वैल्यू ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या फॉर्मूला बना, ये K की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R। साइन थीटा है तो साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, ये था ना। तो किस किस के बीच का बनेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्या I जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, करंट। सोचो पिछले चैप्टर में बताया है और डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन से उसकी वैल्यू सेम है। हाँ, तो हम उसको स्केलर ही बोलते हैं। तो I के बीच में एंगल नहीं बनेगा, I के बीच का नहीं बनेगा। DL तो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, वो तो है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम पता क्या करेंगे, जो नीचे का R स्क्वायर है ना, नीचे का जो R स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब R वेक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक R इसका यूनिट वेक्टर आना था ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, R क्या, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है ना, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे R क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R क्यूब। ये देखो, ये मैंने, क्योंकि जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी सारी चीज को, तो यहाँ पे एक R कैप भी आएगा,
आएगा ना, जो डायरेक्शन बताएगा किसकी, डीबी की, जैसे कूलम्स लॉ में भी किया था हमने, याद है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। उस यूनिट वेक्टर की मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे आर वेक्टर बन गया और नीचे आर, और साथ में यहाँ पे डीएल साइन थीटा था। तो इस चीज को आर वेक्टर क्रॉस डीएल लिख देंगे ऐसे, आर वेक्टर क्रॉस डीएल, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में साइन थीटा बनेगा, आई नहीं ले सकते हैं। और नीचे आर की, इस फॉर्म में भी ये लो लिख लो। समझ आया कैसे आया? यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाल दी है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बात करूंगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दूं, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बिना मैग्नीट्यूड से वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ तो उसकी डायरेक्शन बतानी जरूरी होती है, और डायरेक्शन हमें कैप वाला बताता है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया क्योंकि डीएल आ गया, तो हम डीएल आगे ही लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो डीएल आ गया था, तो डीएल आ गया। ये सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए आई है। अगर मुझे पूरी वायर की वजह से निकालना तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन और इस पूरे के आगे। फिर इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन तो b ही बन जाएगी, और इसमें से जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। अब देखो, इसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, इस म्यू नोट की वैल्यू बतानी थी। ये पूछ रहे थे तुम, क्योंकि इसको यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू एयर या फिर वैक्यूम के लिए क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वीबर पर मीटर पर एम्पियर। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी निकल के आई बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, मेरे पास डीबी वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन कौन सा रूल देगा, लिखो, ये भी राइट हैंड स्क्रू रूल देगा। डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज गिवन बाय, ये चीज याद रखनी है, किसकी डायरेक्शन कौन सा रूल दे रहा है। फोर्स की डायरेक्शन कौन सा रूल दे रहा था, यही वाला राइट हैंड स्क्रू रूल। और उसका जो सब केस था जिसमें 90 डिग्री आ रहा था, तो उसकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बायोट-सैवर्ट्स लॉ में कौन दे रहा है, राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में या फिर रीजनलाइजेशन में, कौन सा रूल डायरेक्शन दे रहा है। आगे लिखो, डिफरेंट फॉर्म, हेडिंग डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब इसको और डिफरेंट फॉर्म्स में लेके जाएंगे। इसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट बनाओ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। फर्स्ट पॉइंट बनाओ, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। पिछले चैप्टर में करंट डेंसिटी पढ़ी है हमने, जे वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डी वी अपॉन आर की। जे होता था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब करंट अपॉन एरिया, ठीक है। और इस एरिया को मैं वॉल्यूम की टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, एरिया को वॉल्यूम की टर्म्स में, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना, यही होता है वॉल्यूम। एरिया में 2 आती है, एक लेंथ अलग से। यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या निकलेगी, V/L निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस एरिया की वैल्यू V/L लिख दूँ, ऐसे लिख दूंगी, लिख सकती हूँ ना। अब देखो, जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ था असलियत वाला जो हमने किया था, वो क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये था। अब देखो यहाँ पे आई
एल की जगह डी एल अगर कंसीडर कर ले, आई डी एल को मैं क्या लिख सकती हूँ, जे वी लिख सकती हूँ। इन दोनों को कंपेयर करो, आई डी एल को मैं, ये वाला वी इधर चला गया, जे वी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। वही चीज की है हमने यहाँ पे, आई डी एल की जगह मैं जे और वी मैंने ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे तो यहाँ पे मेरे पास आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आर था, तो वही चीज उस फॉर्म में लिखा है, नीचे आर क्यूब और ये ऊपर वाला आर वेक्टर, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में बना है, इस वजह से बायोट-लेविट समझ आया। दोबारा बता देती हूँ, करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए, एरिया को हम वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई एल की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा, ये वी इधर चला गया, जे वी बनेगा। और अगर एल डी एल ले रही हूँ और वी को डी वी ले रही हूँ तो ये ऐसे बन गया। तो आई डी एल की वैल्यू क्या बनेगी, जे डी वी। तो वही लिखा है इसमें, आई डी एल की जगह में है जे डी वी लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया क्योंकि साइन थीटा था, ठीक है। तो वो उसकी फॉर्म में लिख दिया। और आर वेक्टर हमारा जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते तो ये फॉर्म। सेकेंड फॉर्म लिखो, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। ये बनेगी इसमें, बता सकते कैसे बन सकता है, वही आईडीएल को रिप्लेस किया है यहाँ पे भी। आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख दूँ, आई क्या होगा, आईडीएल की वैल्यू चार्ज अपॉन टाइम dt, और साथ में यहाँ पे क्या पड़ा, डीएल पड़ा है ना। डीएल अपॉन dt क्या होता है, डीएल मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है ना। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, क्यू और ये बन गई वेलोसिटी मेरे पास। तो मतलब आईडीएल की वैल्यू क्या आ गई, क्यू वी आ। अब यहाँ पे बस वही इस आईडीएल की जगह क्या लिख दिया, क्यू बाहर लिख दिया और वी लिख दिया, ठीक है। और आर वेक्टर की इसको फॉर्म को हम ऐसे लिख देते थे, आई आर डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर। तो इस आई और डी एल की जगह मैंने क्यू और वी लिख दिया, जो यहाँ से बना। लास्ट लिखो, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये लिख लिया। एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कैपिटल H ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर इंटेंसिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मानो मुझे किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। तो उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में रखना पड़े कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, मैग्नेट बन जाए, चाहे टेम्परेरी बने, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिसमें किसी स्पेसिफिक मटेरियल को रखने की वजह से वो मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, उसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलेंगे। इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये वाला टॉपिक हम डिटेल में 5th चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब उसके टर्म्स में लिखें तो उसका फॉर्मूला पता क्या होता है, डी एच वैक्टर का रिलेशन होता है डी बी वैक्टर को म्यू नोट से डिवाइड कर दो। अब देखो डी बी वैक्टर की वैल्यू ये थी, तो क्या थी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू थी।
इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा, ये इससे कट गया तो आंसर क्या आया 1/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये देखो अब मैं सिर्फ समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हें बस जस्ट पता होना चाहिए। हमने अभी पढ़ा था सिमिलैरिटीज पढ़ी थी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। अब अगर मैं डिफरेंस या फिर सिमिलैरिटी पढ़ूं किस किस में, बायोट-सैवर्ट्स लॉ में और कूलम्स लॉ में। सिर्फ समझ लो, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। बताओ क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है। एक तो हो गया फर्स्ट, दोनों लॉज किसकी वैल्यू बताते हैं। दोनों लॉज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी दे रहे हैं, है ना। फोर्स दे रहा था वो भी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रहा है। और क्या सिमिलैरिटी है, दोनों लॉज हैं वो लॉन्ग रेंज तक काम करते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ भी लॉन्ग रेंज तक काम करता है, ये भी, क्योंकि इसमें भी रेडियस आ रहा था उसमें भी आ रहा था, ठीक है। एक हो गया कि दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दिस सिमिलैरिटीज क्या क्या होंगी, फर्क। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किससे प्रोड्यूस हो रही थी, किसी चार्ज से प्रोड्यूस होती थी। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हो रही है, आइडियल कंपोनेंट से, करंट और लेंथ से, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक तो ये फर्क हो गया, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी से फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, वहां पे वेक्टर से हो रही है, ठीक है। दूसरा और कोई आ रहा है कुछ दिमाग में। इसमें एंगल आता है थीटा, कूलम्स लॉ में कोई एंगल नहीं आ रहा था, है ना। कूलम्स लॉ क्या था, Q1 Q2 अपॉन r², साथ में K था, है ना। तो ये वाला लॉ इसमें एक में बोल देंगे कि वो एंगल इंडिपेंडेंट था कूलम्स लॉ, बट बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंगल डिपेंडेंट है। तीसरी बात, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है आई और DL के अंदर, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। वहां पे Q1 Q2 क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है। और परमिटिविटी और परमिबिलिटी वाला भी ले सकते हैं। वहां पे परमिटिविटी आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रही है, परमिबिलिटी, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। वो फोर्स की बात बता रहा था, फोर्स चार्ज पे कितनी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्रिएट होने की वजह से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।